मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 15 पृथ्वी की संरचना। आज हम पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और ये हम नोट्स से ही पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स से समझा रहे हैं, देखिएगा जरा। पृथ्वी की संरचना और इसके अंक भार हैं, 3 नंबर का है ये लेसन। और पृथ्वी जीवन की दृष्टि से खास क्यों है? बहुत सारे सूर्य के बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह है। और पृथ्वी पर ही जीवन की दृष्टि से क्यों खास है, पृथ्वी ही क्यों खास है? आजकल मंगल पर भी जीवन की संभावना है, लेकिन पृथ्वी ही जीवन की दृष्टि से खास क्यों है? देखिए, की दृष्टि से खास क्यों है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.50 डिग्री झुकाव है पृथ्वी का अपने अक्ष पर। और पृथ्वी की अक्षीय और कक्षीय दोनों प्रकार की गति होती है, अक्ष पर और अपनी कक्षा में। तो पृथ्वी की अक्षीय व कक्षीय गति के कारण और अपने कक्ष पर जो अपना अक्ष है उस पर 23.50 डिग्री झुकाव है इसका, इस कारण पृथ्वी जीवन की दृष्टि से खास है। पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना के बारे में हम बताएंगे बच्चों। पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना ज्वारीय विकास परिकल्पना है, ग्रह की सिगार आकृति क्रम। पृथ्वी की संरचना, रासायनिक विज्ञान की विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभक्त करते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रीय कोड। भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वह भूपर्पटी के नाम से जानी जाती है। इसे पृथ्वी की त्वचा भी कहते हैं। तो भूपर्पटी ऊपरी परत है, पृथ्वी की त्वचा भी कहते हैं इसे। और पृथ्वी की ये ऊपरी परत पर कहीं तो समतल है, कहीं असमतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है। तो असमतल, कहीं पहाड़ तो कहीं समंदर है पृथ्वी की भूपर्पटी पर। अब देखें भूतल, जो ये भूतल है इसमें जलमंडल और स्थलमंडल पाए जाते हैं भूतल पर, और वायुमंडल तो ऊपर है ही। तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल स्थलमंडल में ही सम्मिलित है। 70% तो जल है पृथ्वी भूतल पर और 30% थल है। जैवमंडल, वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाना है, जहां पर जीवन पाए जाने की संभावना है, वह होता है जैवमंडल। जो भूपर्पटी है, ऊपरी जो सतह है, उसमें वर्तमान में 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं। पृथ्वी पर प्लेट्स के रूप में पाई जाती हैं वो विवर्तनिक प्लेटें हैं। कितनी है ये बच्चों? 29। इसमें बहुत सारा, अगर आप लेसन देखेंगे तो बहुत सारा एक्सेस में है, लेकिन आपको जो पढ़ना है, आपके जो काम का है, वही चीजें मैं आपको बता रही हूं। तो भूपर्पटी में वर्तमान में 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं। तो पृथ्वी की परतों में से 3 परतों में से पहला भाग था हमारा भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल। भूपर्पटी के बाद जो भाग आता है वह होता है मेंटल। यह सबसे मोटी परत होती है, यहां से गर्म चट्टानें निकलती हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की भी मात्रा बहुत अधिक होती है यहां मेंटल क्षेत्र में। जो मेंटल परत है दूसरे नंबर की भूपर्पटी की, पृथ्वी की पहले थी भूपर्पटी, दूसरी है मेंटल। तो पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल सबसे मोटी होती है, यहां पर गर्म निकलती चट्टानें होती हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक है। पृथ्वी की तीसरी जो परत है वह है केंद्रीय कोड, सबसे सेंटर का, अंदर का।
केंद्रीय कोण यहां पर टेम्परेचर होता है 7000 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना है यहां पर, टेम्परेचर कितना है 7000 डिग्री सेल्सियस। जो केंद्रीय कोण है इसको भी दो भागों में बांटा है, एक तो है आंतरिक कोण और एक है बाह्य कोण। जो आंतरिक कोण है उसमें सिर्फ शुद्ध लोहा होता है, पिघला हुआ लोहा। गर्म इतनी ज्यादा है, तापमान इतना, टेम्परेचर इतना ज्यादा है 7000 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर जो लोहा है वो पिघली हुई अवस्था में रहता है और शुद्ध होता है। सबसे अंदर जो है वो है पिघला हुआ लोहा केंद्रीय कोण में, और उसके बाहर है जो बाह्य कोण के नाम से जाना जाता है, उसमें लोहा और निकल मिक्स होते हैं। ये क्रोड पृथ्वी से भी तीव्र गति से चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी घूमती है तो ये लिक्विड रूप में तो होता ही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कितना है 7000 डिग्री सेल्सियस, तो ये पिघली हुई अवस्था में रहता है। जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो आप देख लीजिए कि कोई बोतल है, उसमें आप लिक्विड भर लेते हैं और जब आप उस बोतल को घुमाते हैं तो उसका पानी तो और भी तेजी से घूमता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर का जो केंद्रीय कोण है उसमें पिघला हुआ लोहा और बाहर उससे थोड़ा बाहर लोहा और निकल, ये पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उससे भी तेजी से चक्कर ये लगाते हैं, और जब ये चक्कर लगाते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण इसी क्रोड के कारण, केंद्रीय क्रोड के कारण ही आता है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो तत्व है, अगर देखा जाए पूरी पृथ्वी की परतों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा तत्व जो है वो है लोहा, फिर ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन है। ये थे पृथ्वी के परत, 3 परतें थी, भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रीय क्रोड। अब देखें पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, और ऊर्जा तंत्र में सबसे पहले आती हैं विवर्तनिक शक्तियां। पृथ्वी सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्यशील शक्तियां विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। देखो पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है, ऊपरी जो सतह है, उसको बदलने में जो सहायक होती हैं, जो निरंतर कार्यशील होती हैं, वो होती हैं विवर्तनिक शक्तियां। और ये विवर्तनिक शक्तियां भी 2 प्रकार की हैं, एक तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर हलचल करती हैं, और दूसरी होती हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर हलचल करती हैं, यानी कि कार्यशील होती हैं। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में आप देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होती है, पृथ्वी एक जगह से फट जाएगी और उसमें से क्या ज्वाला, आग निकलेगी और पदार्थ निकलते हैं पिघले हुए और गैसें निकलती हैं और बहुत गर्मी हो जाती है। भूकंप, भूकंप तो आपने सुना ही होगा, पूरी की पूरी पृथ्वी कांप जाती है, या जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वह क्षेत्र कांप जाता है। सुनामी, सृजनात्मक विनाशक प्राकृतिक बल। समुद्रों में भी क्या होता है, चक्रवात आता है जिससे सुनामी आ जाती है। और सृजनात्मक और विनाशक और प्राकृतिक बल, ये सभी क्या है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं। इसके बाद हम देखें तो विवर्तनिक शक्तियों में पहली थी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, दूसरी है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। अपक्षयन, अपर्दन, पवन, हवा, जल प्रवाह, हिमनद, बर्फ, समुद्री धाराएं जो समुद्र में उत्पन्न होंगी, ये सब क्या है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो विवर्तनिक शक्तियां कितने प्रकार की हैं बच्चों, 2 प्रकार की, एक तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। अगर आपसे पूछे कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां बताइए कौन कौन सी है, तो आप बता सकते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी। और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां अगर आपसे पूछ ले बाहर जो हैं, तो अपक्षयन, अपर्दन, पवन, जल प्रवाह, हिमनद, समुद्री धाराएं, ये सब कैसी हैं, जो पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होती हैं, ये बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्यशील, गर्म ताप से चट्टानों के सिकुड़ने और फैलने, मैग्मा स्थानांतरण के कारण,
देखिए जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कैसे उत्पन्न होती हैं, आपको अभी भी बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो केंद्रीय कोण है उसका टेम्परेचर कितना है, 7000 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत गर्मी रहती है और गर्मी के कारण जो चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं जब ठंडी होती हैं तो, और गर्म हो जाती हैं तो फैलने लगती हैं। और मैग्मा जो लोहा और निकिल है उसका स्थानांतरण होता है। इसके कारण आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जब लंबवत, एक तो होती है लंबवत और एक होती है क्षैतिज, तो लंबवत जब कार्यशील होंगी, पृथ्वी के लंबवत जब विवर्तनिक शक्तियां कार्यशील होती हैं तो लंबवत कार्यशील होने पर बनते हैं महाद्वीप, पठार, मैदान और समुद्र। और जब क्षितिज दिशा में कार्यशील होती हैं तो धरातल में वलन, ऊंचा नीचा, ऐंठन, भ्रशन, चटकन, घाटी और पर्वत बनते हैं। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कैसे होती हैं बच्चों, गर्म ताप के कारण, चट्टानों के सिकुड़ने और फैलने और मैग्मा स्थानांतरण के कारण होती हैं। और जब विवर्तनिक, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां लंबवत कार्यशील हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां अगर लंबवत कार्यशील होती है तो क्या बनेंगे, महाद्वीप, पठार, मैदान, समुद्र। और अगर क्षैतिज रूप से कार्यशील हो जाए तो धरातल में वलन आ जाएंगे, ऐंठन आ जाएंगे, भ्रशन आ जाएगा, चटकन, घाटी और पर्वत बनते हैं। अब देखिए बच्चों, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में पहला है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी कौन सी विवर्तनिक शक्ति है तो आप क्या बताएंगे, आंतरिक विवर्तनिक शक्ति। ज्वालामुखी क्या है, आंतरिक विवर्तनिक शक्ति। आंतरिक विवर्तनिक शक्ति के कारण भूपटल, जो पृथ्वी की जो सतह है, भूपटल है, उसको फोड़कर, जैसे आप देखिए कि कोई फोड़ा हो जाता है तो उसमें से जब पस निकलता है तो फोड़े को फोड़कर, त्वचा के फोड़े को फोड़कर फिर उसमें से पस निकलता है, मवाद वगैरह निकलती है। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी है उसके भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, लावा, गर्मी, गैसों का लावा बाहर निकलता है और यही क्या है, ज्वालामुखी। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, गैस बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है भूपटल के अंदर, तो क्या होता है, उस जगह से, जिस प्रकार से फोड़ा फूटता है उस जगह से वो पृथ्वी का वो क्षेत्र भी फोड़े की तरह फूटता है। तो क्या है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या करती है, भूपटल को फोड़कर उसमें से धुआं, राख, लावा और गैस, यानी कि गैसों का लावा बाहर निकलता है और यही क्या है बच्चों, ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी वो क्या है कि अति तप्त चट्टानें, जो अंदर की चट्टानें वो बहुत गर्म हो जाती हैं, पिघल जाती हैं और पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलते हैं। कारण क्या है ज्वालामुखी के आने का, पृथ्वी के अंदर दाब के कारण लावा नली के रूप में ऊपर उठता है। देखिए कि जो चट्टानें हैं वो पिघल जाएंगी और गैसें बनेंगी और क्या होगा कि जो लावा बन गया है अब चट्टानों का, वो क्या होगा कि एक नली के रूप में, जैसे एक नली में पानी में, नली में से पानी आता है, उसी प्रकार से लावा भी एक नली के रूप में दाब के कारण ऊपर उठेगा। अब वह दाब कहां लगेगा, वह दाब लगता है पृथ्वी भूपटल पर और उस जगह से उस भूपटल को फोड़ देता है वह लावा और किसका रूप ले लेता है, ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। तो ज्वालामुखी आने का कारण क्या है, दाब के कारण लावा नली के रूप में ऊपर उठता है और ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। तो ये थी हमारी ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का आपको अभी बताया परिभाषा क्या थी। अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार है, एक तो सक्रिय, दूसरी है रहकर सक्रिय, और एक ही बार सक्रिय और सदा के लिए कैसी हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो एक तो सक्रिय है और एक सक्रिय ही बनी रहती है और एक समय के लिए सक्रिय होती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, निष्क्रिय। तो ज्वालामुखी तीन प्रकार की है।
सक्रिय, रहकर सक्रिय और एक ही बार सक्रिय, सदा के लिए निष्क्रिय। तो ज्वालामुखी के प्रकार बताए बच्चों आपको, सक्रिय, रहकर सक्रिय और एक ही बार सक्रिय, सदा के लिए निष्क्रिय हो जाती है। एक बार सक्रिय होती है और उसके बाद निष्क्रिय रहती है वो। अब ये कहां कहां पर आए हुए हैं ज्वालामुखी, तो आपने सामाजिक ज्ञान में तो पढ़े ही होंगे। महासागर, तो प्रशांत महासागर के द्वीपों में, तट स्थलों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और जहां ज्वालामुखी पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है, लावा के साथ बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी बाहर आते हैं। तो वहां की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ। और उपजाऊ में महत्वपूर्ण रूप से रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, एक तो गंधक, बोरिक अम्ल, और गर्म पानी के झरने, चश्मे बन जाते हैं। क्योंकि वहां का ताप बहुत ज्यादा है और वहां पर पानी भर जाता है, तो वहां पर हमेशा के लिए कैसे गर्म पानी के झरने या चश्मे बन जाते हैं। तो देखिए क्या क्या है फायदे इसके ज्वालामुखी के। मिट्टी उपजाऊ होगी वहां की, उस क्षेत्र की, और वहां पर उस क्षेत्र के अंदर, उस मिट्टी के अंदर गंधक और बोरिक अम्ल की अधिकता होगी और वहां पर गर्म पानी के चश्मे बन जाएंगे। ये ज्वालामुखी की देन है। तो ज्वालामुखी अभी हमने देखा, इसकी परिभाषा बता दी कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, लावा, गैसों का बाहर निकलना ज्वालामुखी है। अत्यंत गर्म चट्टानें पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। और कारण क्या है कि लावा बनता है, वहां पर बहुत ज्यादा दाब हो जाता है और दाब के कारण लावा क्या नली के रूप में ऊपर उठता है और वहां से क्या करता है, पृथ्वी को, उस जगह से भूपटल को फोड़कर बाहर निकलता है और बनता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के प्रकार 3 प्रकार, सक्रिय, रहकर सक्रिय, एक ही बार सक्रिय, सदा के लिए निष्क्रिय। कहां पर पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर के द्वीपों में, तट स्थलों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसकी मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें गंधक और बोरिक अम्ल होता है। और जहां पर ज्वालामुखी बनते हैं वहां पर गर्म पानी के चश्मे भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में दूसरा हिस्सा है भूकंप। भूकंप, भू यानी पृथ्वी और कंप यानी कि कंपन। पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह ऊपर नीचे डोलने लगती है, तो भू सतह का कंपन के कारण आगे पीछे, ऊपर नीचे डोलना, कभी तो ऊपर होती है, नीचे होती है, आगे होती है, पीछे होती है, तो ये क्या होते हैं। अभी बच्चों वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपके लिए हाजिर होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे भूकंप। तो देखिए भूकंप, भूकंप क्या है, भू सतह का कंपन के कारण, कंपन होगा, कंपन तो जानते हैं ना, झंझनाहट पृथ्वी के अंदर, तो भू सतह का कंपन के कारण आगे पीछे, ऊपर नीचे डोलना होना, यह क्या होता है, भूकंप।
भूकंप का कारण क्या है? जैसे ज्वालामुखी का कारण था पिघला हुआ लावा जिसके कारण दाब, यहां पर भूकंप का कारण क्या है? भूगर्भ में जो पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा है, पिघला हुआ हिस्सा है, उसमें हलचल होती है। लोहा है, निकिल है, पिघली हुई, इनमें क्या होती है? अंदर हलचल होती है और हलचल के कारण कंपन उत्पन्न होते हैं। और जहां से कंपन प्रारंभ होता है वह भूकंप केंद्र होता है। जहां भी कंपन उत्पन्न होगा पहली बार वह होगा भूकंप केंद्र, या इसे बोलते हैं हम एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। जहां पर कंपन उत्पन्न होता है वह होता है भूकंप केंद्र या एपी सेंटर। और एक बार भूकंप तेजी से आता है और देखिए जैसे जैसे उस भूकंप केंद्र की दूरी, तीव्रता क्या होती है? तीव्रता यानी कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तीव्रता कम हो जाएगी। तो तीव्रता भूकंप केंद्र से दूरी के साथ घटती है। जैसे दूर जाएंगे भूकंप केंद्र से वैसे वैसे उस भूकंप की तीव्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो कहते हैं ना कि कहीं तो भूकंप बहुत तेजी से आया और कहीं पर बहुत कम हलचल से हुई। तो जो भूकंप का केंद्र है वहां तो विनाश हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी हानियां हो जाती हैं। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता क्या होती है? घटती जाती है। पानी के नीचे होने वाले भूकंप को सागरीय भूकंप कहते हैं। देखो पृथ्वी पर, धरातल पर, थल पर जो भूकंप आता है वह तो थल का भूकंप हो गया, लेकिन पानी के नीचे भी तो भूकंप आ सकता है। पानी के नीचे भी तो पृथ्वी का हिस्सा है। तो पानी के नीचे जो भूकंप आता है उसे कहते हैं सागरीय भूकंप। और भूकंप की जो तीव्रता की कितना तीव्र भूकंप आया है उसको नापने के लिए रिक्टर पैमाना यूज करते हैं। रिक्टर 4 रिक्टर तक जो भूकंप आते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं, 5.5 पर प्रबल और 7 से ऊपर विनाशकारी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों सुनामी। तो ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में देख रहे हैं हम। पहला था हमारा ज्वालामुखी, दूसरा था भूकंप, अब तीसरा हम देखते हैं सुनामी। सुना होगा आपने सुनामी। समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। समुद्र है उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो क्या होती हैं? धरातल तक आ जाती हैं। और धरातल तक जहां तक वो लहरें आती हैं, जब वो वापस समुद्र में जाती हैं तो उस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु सभी को अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती हैं। यही सुनामी है बच्चों। समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठना, बहुत ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ऐसी लहरें समुद्र में उठती हैं जो क्या करती हैं? तटीय क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको क्या करती है? अपने साथ ही बहा के ले जाती है। तो तटीय क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी आने का कारण, सुनामी आने का कारण क्या है बच्चों? सागर तट पर 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आना, जिससे गहरे समुद्र में किनारों पर विनाश होता है। एक तो ये इसका कारण है कि 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाता है समुद्र तट पर, और वहां पर क्या होते हैं? गहरे समुद्र में, जो बहुत गहरे गहरे समुद्र है उनके किनारों पर विनाश होता है। क्या क्या विनाश हो जाता है? भवन, जन धन सभी की हानि होती है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गुजरात धोलावीरा सृजनात्मक विनाशक प्राकृतिक बल, आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल में नया निर्माण होता है तो बाह्य शक्तियां पुनः विनाश करने लगती हैं। देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गुजरात धोलावीरा में है, और सृजनात्मक और विनाशक प्राकृतिक बल जो अंदर उत्पन्न होते हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, उनमें भी क्या होता है बच्चों? उनमें भी क्या होता है? देखिए नया निर्माण होता है और बाह्य शक्तियां पुनः विनाश करने लगती हैं। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ी थी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, अब हम देखते हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो अभी एक बार आप ये देखिए भूकंप के बारे में।
और सुनामी है वो जापानी शब्द है, और सुनामी का अर्थ है भूकंप, सागर, लहरें। सागर में भूकंप के कारण जो तेज उच्च ऊर्जा वाली लहरें हैं वही सुनामी है। और सागर में जब 7 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है तो सुनामी आती है, और इससे भवन, धन, जन की हानि होती है। और कई बार क्या होता है कि सृजनात्मक और विनाशक प्राकृतिक बल अंदर जब कार्य करते हैं तब धरातल पर नया निर्माण भी होता है। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी पर उपस्थित अजैविक घटकों के कारण, एक तो होते हैं जैविक जिनमें जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो होते हैं जैविक घटक, और पृथ्वी पर उपस्थित अजैविक जिनमें जीवन नहीं है, अजैविक है। अजैविक घटकों के कारण पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में आते हैं। ये 2 प्रकार के परिवर्तन हैं। प्रथम समूह जिसमें क्या करते हैं, अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करते हैं ये परिवर्तन, इनमें गति नहीं होती, और ये होता है अपक्षय शक्तियां। दूसरा समूह जिनमें गति होती है और ये होती हैं अपर्दन शक्तियां। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में देख रहे हैं, और 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो है अपक्षय शक्तियां और दूसरी है अपर्दन शक्तियां। अपक्षय शक्तियां, चट्टान अपक्षय, चट्टाने अपक्षय यानी कि टूटना, चट्टानों का टूटना। किस किस वजह से चट्टानें टूटती हैं? गर्मी के कारण, वर्षा के कारण। बहुत अधिक वर्षा हो तो चट्टानें टूटने लग जाती है। तो दिन में क्या होता है, सूर्य की गर्मी पड़ती है तीव्र, चट्टानें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, और जब रात होती है तो थोड़ी ठंड होती है तो चट्टानें ठंडी होती हैं। पहले जब दिन में गर्मी होती है तब तो ये चट्टानें गर्मी के कारण फैलती हैं, और जब रात होती है तो ठंड के कारण सिकुड़ने लगती हैं, तो चट्टान सिकुड़ने लगेगी। तो कभी तो चट्टानें सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं। सिकुड़ने और फैलने के कारण चट्टानें क्या हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। एक तो ये कारण है चट्टानों के कमजोर पड़ने का, अपक्षय होने का। दूसरा, अगर बहुत तेज भारी वर्षा हो रही है तो उसके कारण भी चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं। पाला और पाले के साथ पानी, पाला होता क्या है, पानी के बर्फ में जमना। पानी क्या होता है, जम जाता है बर्फ के रूप में, तो पाला पड़ने की वजह से भी चट्टानें क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और उससे भी चट्टानें क्या होती हैं, चटकने लगती हैं, टूटने लगती हैं। और जब ये टूटने लगती हैं, जब तेजी से हवा आती है तो ये हवा क्या करती है, इन चट्टानों को धूल के कणों के रूप में उड़ाती हैं। रासायनिक क्रियाएं, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण का जल, अणुओं से जुड़ना, विलयीकरण आदि भी चट्टानों को कमजोर करता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं, जब ऑक्सीजन यहां पर आती है और जल के अणु आते हैं और इनके साथ जुड़ते हैं तो पिघलती हैं चट्टानें, और वहां चट्टानें क्या हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। जैविक क्रियाएं, पेड़ पौधे मनुष्य भी अपक्षय करते हैं। चट्टानों में बीच में पेड़ उग जाते हैं कई बार, चट्टानों को चीरकर। मनुष्य भी चट्टानों को तोड़ते हैं, तो इस वजह से भी अपक्षय हो रहा है। पेड़ों की जड़ों चट्टानों में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं। अभी बताया आपको कि पेड़ क्या करते हैं, उनकी जड़ें चट्टानों के अंदर प्रवेश करती हैं और वृद्धि करती हैं, चट्टानों को जोड़ने का कार्य करती हैं। जानवर बिल बनाकर चट्टान तोड़ने में सहायता करते हैं। मानव मशीन बारूद की सहायता से चट्टानों को तोड़ता है। तो ये सब चट्टानों के अपक्षय करते हैं। चट्टानों के अपक्षय से महत्व क्या है? ऑटोमेटिकली अगर चट्टानें अपक्षय हो रही है, अपक्षरण हो रहा है, तो क्या होता है, वहां पर जो मिट्टी बनती है वह उपजाऊ होती है और मैदानों का निर्माण भी होता है। इसके बाद हम देखें दूसरी शक्तियां हैं अपर्दन की शक्तियां। अपर्दन, वहां तो क्या था, उसी जगह रहकर चट्टानों का अपक्षय था, यहां है अपर्दन। मृदा, जल, वायु, बर्फ अपने प्रवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन करते हैं, वहां जाकर जमा हो जाते हैं और कालांतर में धरातल का रूप ले लेते हैं। ये जो अपर्दन हो रहा है किस वजह से हो रहा है? बहती हुई वायु शक्ति। तेजी से हवाएं चल रही हैं और तेजी से हवाएं चलने के कारण वायु
अपक्षय और अपर्दन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चलती है। कहां से चलेगी वायु? अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर। और जब वायु अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जो वायु चलती है उसे कहते हैं, उस गतिशील वायु को कहते हैं हम पवन। तो पवन के कारण भी अपर्दन होता है बच्चों। मानसूनी हवाएं, अब देखिए मौसम बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा बदलती रहती है। सर्दी में हवाओं का रुख अलग होगा, गर्मी में अलग होगा, तो इस प्रकार से हवाओं का रुख बदलता है, दिशाएं बदलती हैं और इन्हें कहते हैं मानसूनी हवाएं। चक्रवात देखिए समुद्र में भी आता है और थल पर भी आता है, स्थल पर भी आता है। इसमें क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ बन जाता है जिसमें एक बीच में केंद्रीय बिंदु बन जाता है। हवाएं क्या करती हैं, गोल 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 चक्राकार, जैसे कि आप दही बिलोते हैं ना भगोने में, तब आप रही से बिलोते हैं तो अंदर देखना किस प्रकार से अंदर गड्ढा सा बन जाता है, केंद्रीय बिंदु बन जाता है। उसी प्रकार चक्रवात में भी एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बहती हुई हवाओं को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की परिभाषा याद करेंगे बच्चों, एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बहती हवाएं। एक वृत्ताकार पथ होगा और सारी हवाएं कहां की ओर बहेंगी, केंद्र बिंदु की ओर बहेंगी, और उन बहती हुई हवाओं को क्या कहते हैं, चक्रवात। चक्रवात का जो घेरा है, जो वृत्ताकार पथ है, वो कितना हो सकता है, 400 से 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। देखिए ये जो चक्रवात है 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक फैल सकता है, इतना इसका वृत्ताकार पथ में त्रिज्या हो सकती है बच्चों। घनघोर वर्षा, तेजी से वर्षा, पेड़ पौधों का टूटना, कमजोर निर्माण रहकर जीवन बाधित होना, ये सारी क्या है बच्चों, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं। ये हमने हवा से संबंधित शक्तियां देखी हैं, बहते पानी की शक्तियां। अब बहता हुआ पानी है जैसे कि बाढ़, उसमें कितनी शक्ति होती है, वो बाढ़ अगर आ जाती है तो क्या करती है, उस क्षेत्र को पूरे को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बहा के ले जाती है, विनाशक स्थिति आ जाती है। तो देखिए वर्षा के दिनों में नदियों में उफान आ जाता है, अचानक तीव्र प्रवाह हो जाता है, तो नदियों में अचानक जल की तीव्र प्रवाह एवं जल स्तर की बढ़ने से विनाशक स्थिति बनती है। ऐसे ही इसी प्रकार हिमनद है, ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, वहां पर क्या होते हैं, हिमनद बन जाते हैं। यहां पर पानी हिमकणों के रूप में जमकर बरसता है, इसे हिमपात कहते हैं बच्चों। पानी क्या होगा, ठंडा ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, पानी जब बरसता है तो बर्फ के कणों के रूप में बरसता है और इसे हम कहते हैं हिमपात। हिमपात से बर्फ की मोटी परत जमा हो जाती है, रेगुलर बर्फ नीचे आ रही है तो वहां पर क्या बन जाएगी, बर्फ की एक मोटी परत बन जाएगी और जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकने लगती है। हिम परत के बहने को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। अब देखिए मोटी परत बनती जा रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण भी तो लगेगा ना पृथ्वी का जब गुरुत्वाकर्षण लगता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि ये जो परत बनी है वो खिसकने लगेगी, और परत खिसकने लगेगी, हिम की बर्फ की परत खिसकने लगेगी, तो इसको हम कहते हैं हिमनद। हिमनद यानी कि बर्फ की नदी या ग्लेशियर भी कहते हैं बच्चों इसे। इसके बाद देखिए बच्चों, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ये हिमनद हैं वो कम बन पाते हैं और ये पिघल रहे हैं हिमनद, और हिमनद के पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जब जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय सागर में जो टापू हैं वो भी क्या होने लगे हैं, जलमग्न होने लगे हैं। इसके बाद समुद्र में धाराएं उत्पन्न होते हैं, उन्हें समुद्री धाराएं कहते हैं। तो समुद्र के अंदर निश्चित दिशा में होने वाले जल प्रवाह को समुद्री धाराएं कहते हैं। देखिए बच्चों, समुद्र में बहने वाली नदी की तरह होते हैं। यहां धाराएं कहीं तो गर्म होती हैं, कहीं ठंडी होती हैं। तो समुद्र में धाराएं दो प्रकार की होती हैं, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर गर्म धाराएं, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर ठंडी धाराएं। तो समुद्र में दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एक तो गर्म धाराएं, दूसरी ठंडी धाराएं।
जिस स्थानों पर गर्म और ठंडी धाराएं दोनों मिलती हैं, दोनों जल धाराएं मिलती हैं, वहां पर क्या होता है, ताप में अंतर आ जाता है और यहां पर तूफान को जन्म देते हैं, जैसे हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान आते हैं। इन धाराओं का समुद्री जीव जहाजों के संचालन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये थी समुद्री धाराएं जो समुद्र में उत्पन्न होती हैं, और गर्म और ठंडे जल की दो प्रकार की धाराएं हैं, और जहां पर ये धाराएं मिलती हैं वहां पर ताप अंतर आ जाता है, जिसके कारण हरिकेन और टाइफून तूफान आते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की ही शक्ति है ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा जब एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी के सागरीय जल पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में आ गए तो क्या होगा, पृथ्वी का जो सागरीय जल है, जो सागरों में जल है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने के कारण समुद्री जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठना ज्वार और नीचे उतरना भाटा कहलाता है। तो यह है बच्चों पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों में ज्वार भाटा। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, नोट कर लीजिए। आज आपने लेसन 15 कंप्लीट कर लिया है, ज्यादा बड़ा लेसन नहीं था, और जो अभी मैंने आपको नोट्स बताए हैं सिर्फ आप उन्हीं को नोट करेंगे, उन्हीं को याद करेंगे, आपके लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के परतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को नाम लिखते हुए किसी एक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, अपक्षय में मदद करने वाले 4 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, विवर्तनिक प्लेटें कहां पाई जाती हैं, सुनामी आने का कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और हरित गृह प्रभाव को भी समझाइए। तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे बच्चों। तो हमने आज पृथ्वी की संरचना देखी थी, पृथ्वी की संरचना, और पृथ्वी की संरचनाओं में हमने देखा था उसकी पृथ्वी की परतें। पृथ्वी की 3 परतें थी, भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रीय क्रोड। उसके बाद हमने पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां देखी थी, 2 प्रकार की थी, आंतरिक और बाह्य, और विवर्तनिक शक्तियों का हमने क्या किया, डिटेल देखा था। तो बच्चों आज आपका लेसन 15 पृथ्वी की संरचना कंप्लीट हो गया है। आप इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे और नोट्स बनाएंगे। ओके।